हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कहने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है ना। जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था बच्चों वेक्टर का, तो उसमें बताया था कि दो स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा से ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा से आप ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि आखिर दो वेक्टर को हम लोग सिंपल अलजेब्रा से ऐड क्यों नहीं कर सकते, आखिर उसके लिए स्पेशल लॉ की क्यों ज़रूरत है ना। तो सपोज करो कि आपके पास दो मिट्टी का बॉल है, यूँ। पहला मिट्टी का बॉल है बच्चों जिसका मास है m1 = 1 kg, है ना। पहला बॉल ये है। दूसरा बॉल है बच्चों, आपको सपोज करो कि m2 = सपोज करो ये पहला वाला बॉल भी बच्चों 2 kg का है और दूसरा वाला बॉल भी 2 kg का है। ये दोनों मिट्टी का बॉल है। अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों को ऐड करो मतलब इन दोनों को मिला करके एक मिट्टी का बॉल बनाओ। तो अगर इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया बच्चों, और फिर बोला गया कि अब बताओ जो तुम्हारा बॉल बना, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा बच्चों, ये जो बॉल बना इसका मास कितना होगा। तो इसका मास आप कैसे निकालोगे बच्चों? क्या सिंपली आप लोग ऐड कर दोगे 2 + 2 = 4 kg, है ना। सिंपली ऐड कर दोगे। तो मास क्या होता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सिंपली इसको आप सिंपल अलजेब्रा से ऐड करके सॉल्व कर देते हो। सपोज करो अभी एक कोई वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि फोर्स, है ना। फोर्स लेते हैं बच्चों। तो आप सपोज करो कि एक ऐसे ब्लॉक लिया हुआ है, एक ब्लॉक लिए हैं मास m का, है ना। एक ब्लॉक ऐसे एक सरफेस पे लेते हैं मास m का। इस पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक फोर्स लगा रहा है, एक लड़का है जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन, ठीक है ना। जब इस डायरेक्शन में फोर्स 2 न्यूटन लगा है, तो आप पढ़े हुए क्लास 9th में कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट करता है ना बच्चों, एक्सेलरेट करता है। तो सपोज करो कि इस पे जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन आया। सपोज करो कि इसका एक्सेलरेशन बच्चों आया a, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो लड़का जो फोर्स 2 न्यूटन लगा रहा था, वो अपने एक दोस्त को बुलाया, जब उसका दोस्त आया बच्चों, तो वो बोला कि अच्छा इस ब्लॉक को खींचना है, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, है ना। तो वो लड़का भी इस ब्लॉक को साथ में खींचने लगा। अब क्या 2 फोर्स लग रहा है बच्चों, एक तो ये F1 = सपोज करो जो 2 न्यूटन पहले लग ही रहा था। अब जो नया वाला जो दोस्त आया इसका, वो भी इसी डायरेक्शन में F2 लगाने लगा और उसका भी वैल्यू 2 न्यूटन लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसका दोस्त आया और 2 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाने लगा ना, तो लोग ऑब्जर्व किया कि पहले जब एक्सेलरेशन a था, लेकिन अभी एक्सेलरेशन जब फोर्स डबल कर दिया गया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया बच्चों, है ना। एक्सेलरेशन डबल हो गया। तो यहाँ से ये लोग एनालाइज किया, यहाँ से सोचा कि अच्छा एक्सेलरेशन डबल हो गया मतलब फोर्स डबल हो गया। फोर्स डबल हो गया मतलब कितना, F नेट कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे F नेट कितना हो गया, क्या 4 न्यूटन हो गया, है ना। आप पढ़े होगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन था और यहाँ पे 2a हो गया। इसका मतलब ये 2 न्यूटन था बच्चों, तो यहाँ पे नेट कितना लगा होगा, इसका 2 गुना मतलब 4 न्यूटन। इससे हम लोग क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 2 न्यूटन को जोड़े ना, तो हमारा 4 न्यूटन आ गया जब सेम डायरेक्शन में था। तब क्या हमेशा ये दोनों फोर्स को जोड़ने पे 4 न्यूटन ही आएगा बच्चों? देखते हैं एक तीसरा केस, है ना। एक तीसरा केस देखते हैं बच्चों। सपोज करो कि पहला वाला जो दोस्त था ना, तो पहला वाला जो लड़का इधर F1 = 2 न्यूटन लगा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, इसका एक्सेलरेशन a था। अभी जो उसका दूसरा दोस्त आया ना, इस केस में क्या दूसरा वाला दोस्त भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। इस केस में हम लोग क्या लेते हैं ना बच्चों कि पहला वाला तो फोर्स F1 = 2 न्यूटन इधर लगा ही रहा था। ये जो दोस्त इसका आया ना, वो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन नहीं लगाया, वो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाया, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाने लग गया। तो अब ये लोग क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि पहला जो लड़का इधर 2 न्यूटन लगा रहा था, दूसरा लड़का आया इधर 2 न्यूटन लगाया। तो अब पहले इसका एक्सेलरेशन a था, अभी इसका एक्सेलरेशन 0 देख रहा है, मतलब बॉडी क्या में आ गया बच्चों, रेस्ट में आ गया। आप ऐसा सपोज करो कि बॉडी कैसे आ गया, रेस्ट में आ गया और उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो ये लोग देखा कि अरे एक्सेलरेशन तो 0 हो गया और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। मतलब क्या यहाँ पे F नेट, अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो गया बच्चों, मतलब F नेट क्या 0 हो गया, F नेट 0 हो गया ना, F नेट 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इस केस में जब ये 2 न्यूटन और 2 न्यूटन को जोड़ा गया तो नेट फोर्स 0 हो गया, है ना, नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन इस केस में नेट फोर्स 4 न्यूटन हो गया। इसका मतलब हम फोर्स को अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 + 2 4 ही हो।
अगर वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, या 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है बच्चों कि ये जो दोनों फोर्स है उन दोनों के बीच में एंगल क्या है। बात समझ में आई? सपोज करो कि अगर ऐसे फोर्स लग रहा होता ना, एक फोर्स ऐसे लग रहा था और दूसरा फोर्स अगर ऐसे लगने लग जाए बच्चों कुछ एंगल पे, तो इन दोनों को जोड़ करके 0 और 4 के बीच में कुछ भी आ सकता था। क्लियर है ना? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझ चुके कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल लॉ चाहिए बच्चों, है ना? इसके लिए स्पेशल लॉ चाहिए। तो उस स्पेशल लॉ को क्या बोला गया बच्चों? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोला गया? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है बच्चों। तो आप अगर इसको उतारना चाहते हो उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतार लिए बच्चों, मैं डिलीट करता हूँ इसको। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशल लॉ दिया गया बच्चों। 2 स्पेशल लॉ जनरली दिया गया बच्चों। सबसे पहला लॉ बोला गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला लॉ देखते हैं हम लोग, जिसको बोला गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये क्या है देखते हैं। हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसे बोला गया बच्चों, सपोज करो कि आपके पास कोई एक वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ऐसे है ना, कोई वेक्टर बी है। अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत क्या बताया गया कि आप किसी एक वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करो। किसी भी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड किया जा सकता है बच्चों, उससे ना तो उस पर मैग्नीट्यूड पे असर पड़ता ना तो डायरेक्शन पे। तो बोला गया कि किसी एक वेक्टर को आप पैरेलली स्लाइड करो कुछ इस तरीके से कि वो पहले वाले वेक्टर के हेड पे उसका टेल आ जाए। कहने का क्या मतलब, ध्यान से समझो बच्चों। क्या बोला गया कि किसी एक वेक्टर को पैरेलली कुछ यूं स्लाइड करो कि दूसरे वाले वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पे आ जाए। दिख रहा है ना बच्चों, बी वेक्टर का जो टेल है वो क्या ए वेक्टर के हेड पे आ रहा है बच्चों, आ गया ना। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना वो ये वेक्टर देगा बच्चों। इस पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को मिलाता हुआ जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। क्लियर है ना? तो मैथमेटिकली क्या बोला गया बच्चों कि a + b = क्या होगा, r। a और b को जब जोड़ोगे तो ये r वेक्टर होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐसे डिफाइन किया गया। क्लियर है बच्चों? मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। क्या बोला गया, जब 2 वेक्टर को ऐड करना है तो किसी एक वेक्टर को ऐसे पैरेलली स्लाइड करो कि दूसरे वाले वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पे आ जाए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बन रहा है बच्चों वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्लियर है ना? चलो, इसमें एक बात नोट करने वाला बच्चों, इस बात को अच्छे से याद रखना, ये वाला बात कि दूसरे वाले वेक्टर का टेल और पहले वाले वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करना है और इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट कौन देगा बच्चों, तो पहले वाले के टेल से लेके दूसरे वाले के हेड तक। क्लियर है? चलो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूज से बहुत अच्छे समझ सकते हो। सपोज करो कोई पार्टिकल या कोई आदमी यहाँ से यहाँ मूव किया बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया। अब बोला गया बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ, तो यही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वाला वेक्टर यही बन रहा है ना बच्चों, तो यही क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। तो इसको बोला गया बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको इंग्लिश में कैसे बोला गया बच्चों, स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से कि when two vectors are taken in such a way that the tail of the second vector coincides with the head of first vector, then their resultant is given by a vector starting from the tail of first vector and ending to the head of second vector। क्लियर है ना बच्चों? चलो, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी देखो बच्चों, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेकेंड लॉ दिया गया पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है बच्चों, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप चीज़ ही है बच्चों, बस स्टेटमेंट थोड़ा अलग होता है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम होता है। देखो क्या है, इसमें बोला गया बच्चों कि आपके पास अगर ये 2 वेक्टर है ना,
ये दो वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो किसी एक वेक्टर को ऐसे स्लाइड करो सो दैट इन दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर जाए, इन दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर जाए। जैसे ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर ए, अब इसको ऐसे स्लाइड करो कि इसके टेल से कोइंसाइड कर जाए, मतलब कुछ यूँ, कुछ यूँ, ठीक है। इसमें क्या किए थे बच्चों, ऐसे स्लाइड किए थे कि दूसरे वाले का टेल पहले वाले के हेड पे आ रहा था। लेकिन अभी क्या करना है बच्चों, इसको ऐसे स्लाइड करना है कि दूसरे वाले का जो टेल है बच्चों वो किस पे आ जाए, तो पहले वाले के टेल से ही कोइंसाइड करे, है ना। ऐसे बना लो, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ गया। अब क्या बोला गया कि अब इन दोनों वेक्टर की हेल्प से एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो कुछ इस तरीके से। क्या ये पैरेललोग्राम बन गया बच्चों, है ना, पैरेललोग्राम बच गया। अब बोला गया कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कौन दिखाएगा, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या दिखाएगा बच्चों, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा आर वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है बच्चों। इसको कैसे स्टेटमेंट क्या दिया गया बच्चों, इसका आप चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या बोला गया इसको कि टेक टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स कोइंसाइड एट अ कॉमन पॉइंट, है ना, एंड देन मेक a parallelogram using these two vectors, then the diagonal of this parallelogram will give the resultant of the first two vectors। क्लियर है ना बच्चों। चलो, तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बोला गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ये सेम है, देखो कैसे, अगर आप इस बी को ऐसे पैरेलली स्लाइड कर दोगे तो क्या यही वाला बी ऐसे बन गया, क्या यही ऐसे बी हो गया, तो देखो क्या ये ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया कि पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल है, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक जो मिल रहा है वही रिजल्टेंट वेक्टर है, यही तो ट्रायंगल लॉ था ना। तो दोनों एक ही है बच्चों, बस अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है। क्लियर है ना। चलो अभी हम लोग को एक चीज़ देखना है बच्चों कि जब हमारा दो वेक्टर को ऐड किए, तीसरा जो वेक्टर आया, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, तो वो वेक्टर है बच्चों, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो कैलकुलेशन अब हम लोग देखते हैं, है ना। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ बच्चों। देखो क्या किया गया बच्चों कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, है ना, ये वेक्टर बी है। तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर बनेगा बच्चों, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। चलो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चों, आप पढ़े होंगे पहले कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो दोनों वेक्टर के टेल को मैच करा दो, उन दोनों के बीच का जो छोटा वाला एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेक्टर। या आप पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सपोज करो बच्चों कि ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सॉरी ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे लाओगे, तो इन दोनों के टेल को मैच करा दो, इसको पैरेलली स्लाइड कर दो बच्चों और ऐसे कर दो। तो अब देखो इन दोनों वेक्टर के बीच का ये वाला भी एंगल है और दूसरा ये वाला भी एंगल है, ये 360 माइनस 30 हो गया और ये थीटा डिग्री हो गया बच्चों। तो ये जो छोटा वाला होता है ना उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या, थीटा हो गया बच्चों। क्लियर है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना बच्चों, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। इस बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली स्लाइड कर दो बच्चों, तो स्लाइड करने के बाद ही ऐसा आ जाएगा ये वेक्टर बी, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिखाना चाहते हैं तो क्या हम लोग ऐसे दिखा देंगे, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है ना। चलो देखो, ये आप लोग पढ़े होंगे बच्चे पर। देखो अब देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग एक एरो से दिखाते हैं तो उस एरो का लेंथ क्या हमें बताता है, क्या उस एरो का लेंथ हम लोग को मैग्नीट्यूड बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसका जो लेंथ होगा इस एरो का, क्या वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा, है ना।
सिमिलरली क्या रिजल्टेंट वेक्टर ये आर वेक्टर है, तो इसका लेंथ क्या, इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा ना बच्चों। तो फिर से हम लोग एक अलग फिगर बनाते हैं जिसमें केवल लेंथ दिखाते हैं मैग्नीट्यूड की तरह, है ना बच्चों। देखो फिर से हम एक फिगर बनाते हैं, देखो कैसे। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं कि ये ए है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या दिखा रहा है बच्चों, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं बच्चों कि इस पॉइंट से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या है, इसका लेंथ क्या बी है ना, इसका लेंथ बी, और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों, आर, ये लेंथ कितना है, आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना। चलो अच्छा, इसका लेंथ बी है बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, बताओ, बता सकते हो क्या, क्या ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, क्या ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा ना। कैसे कैसे सर बताओ। तो देखो मैं बता सकता हूँ बच्चों, ये वाला ट्रायंगल अलग से बनाते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस ट्रायंगल को हम अलग से बनाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो बच्चों, इसको y मान लो, और ये लेंथ b है और ये एंगल थीटा है ना। तो क्या यहाँ पे आप cos थीटा लिख सकते हो, cos थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल्स टू क्या, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब x बाई बी। तो यहाँ से x आप देख सकते हो क्या आ गया, b cos थीटा। तो आप इसी को x माने थे ना, तो x को b cos थीटा आ गया ना, तो यहाँ पे b cos थीटा हम दिखा दिए थे। सिमिलरली अगर आप sin थीटा लिखते बच्चों, तो sin थीटा क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब y बाई बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो y क्या आ गया आपका, b sin थीटा आ गया ना, b sin थीटा, इसलिए मैं पहले ही b sin थीटा दिखा दिया था। क्लियर है ना। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ बच्चों, बस आपको समझाने के लिए लिखा था। चलो अब देखो, क्या मुझे इस r का वैल्यू चाहिए बच्चों, r का वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, पूरा बड़ा ट्रायंगल को यूं ऐसा दिख रहा है ना, पूरा यहाँ से लेके ऐसे। इसका लेंथ कितना है, b साइन थीटा है। इसका लेंथ कितना है बच्चों, तो a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। और इसका लेंथ क्या, r है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था। ठीक है बच्चों। चलो अभी बताओ, अगर आपको r चाहिए, ये 90 डिग्री है ना, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से इस r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना, बहुत आसान है। बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ r, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ। भाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, r स्क्वायर इक्वल्स टू इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दो बच्चों, तोड़ दो तो क्या लिखोगे, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2ab कॉस थीटा प्लस इसको स्क्वायरिंग करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो थोड़ा एक चीज़ ध्यान से देखना बच्चों, ये बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब इतना प्लस इतना क्या बी स्क्वायर हो गया, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो फाइनली आर का वैल्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व करके आया बी स्क्वायर, बाकी जो बची है लिख दो 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से r का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। क्लियर है ना। चलो अभी बोलोगे सर चलो रिजल्टेंट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड तो निकाल दिए, लेकिन वो वेक्टर है सर, मैग्नीट्यूड से काम थोड़ी चलेगा, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो चलो बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा।
अगर हम अल्फा एंगल बता दें बच्चों तो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि ए से इस एंगल पे है ना। मतलब हम लोग को डायरेक्शन बताना है, मतलब अल्फा बताना है। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, अल्फा है बच्चों तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं अल्फा, यहाँ भी अल्फा। तो देखो फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे आप अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा लिखोगे, tan अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखोगे, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो क्या पैसे लिखोगे, b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, है ना, a प्लस बी कॉस थीटा। आपको b पता है, a पता है, थीटा पता है, तो tan अल्फा नहीं पता चल जाएगा बच्चों, कैलकुलेट कर लोगे। जब tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया मतलब डायरेक्शन कैलकुलेट हो गया। चलो अल्फा क्या है बच्चों, थोड़ा यहाँ पे लिख लेना चाहिए हम लोग को, याद रहेगा। वेयर अल्फा क्या है, तो अल्फा है वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ, तो वेक्टर ए के साथ, है ना, ए के साथ। देखो तो क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर एंड वेक्टर ए लिखते हैं बच्चों। मतलब वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, और अल्फा का वैल्यू ऐसे है ना बच्चों। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम अल्फा क्या है, अल्फा ए के साथ एंगल कितना है रिजल्टेंट का, है ना। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा कि बी के साथ बताओ कितना एंगल बना रहा है तो कैसे लिखोगे, तो उसका एक ट्रिक है बच्चों, देखो कैसे। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं बच्चों। अगर आप tan अल्फ़ा लिखते हो ना, tan अल्फ़ा अगर लिखते हो, अल्फ़ा किसके साथ बना रहा है, ए के साथ बना रहा है, तो आप क्या करो ना, चुपचाप नीचे में ए लिख दो, बच कौन सा गया, वेक्टर बी, तो लिख दो ऊपर b sin थीटा बाई b cos थीटा। समझ में आया। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अगर आप tan अल्फ़ा लिखते हो और अल्फ़ा एंगल मानते हो कि ए के साथ है तो चुपचाप ए नीचे लिख दो, जिसके साथ एंगल बनाता है बच्चों वहाँ नीचे लिख दो। उसके बाद जो अदर वेक्टर बचा उसका मैग्नीट्यूड sin थीटा, उसका मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए बच्चों, ऐसे पूछ दिया जाए, ध्यान से देखना, कि tan बीटा बताओ, tan बीटा, और बीटा क्या है बच्चों, मान लो कि बीटा जो है वेक्टर आर का बी के साथ एंगल है ना, बी के साथ एंगल है, तो आप कैसे लिखो, बोलो, बी के साथ एंगल है तो चुपचाप बी को नीचे छोड़ दो, प्लस दूसरा वाला वेक्टर ए बच गया तो यहाँ लिख दो a sin थीटा बाई a cos थीटा। क्लियर है बच्चों। और बीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड बी, है ना। ट्रिक याद रहेगा बच्चों, क्या ट्रिक रहेगा कि अगर आप tan अल्फ़ा लिख रहे हो और अल्फ़ा आप मान रहे हो कि ए के साथ है तो ए यहाँ छोड़ दो, बाकी जो दूसरा वेक्टर बचा b sin थीटा बाई b cos थीटा। बीटा अगर आप मान रहे हो कि b के साथ है तो b यहाँ छोड़ दो, a sin थीटा बाई a cos थीटा। दिस इज द ट्रिक, आपको आसानी से याद रहेगा बच्चों। क्लियर है ना। चलो उतार लो इसको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया। मैं मिटाऊँ इसको, चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, वो हम लोग को देखना चाहिए। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग का कैलकुलेट हो चुका है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं ना। चलो देखते हैं बच्चों की जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला फार्मूला एक बार हम लोग साइड में लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि बार बार हमारे इस्तेमाल में आएगा वो। ये फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। कैसा था फार्मूला, देखना ध्यान से, कि अगर कोई एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है बच्चों, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की तरह लिखते हैं तो पैरेललोग्राम की, तो कैसे बोला गया था कि दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करा दो और फिर क्या बना दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, है ना। तो क्या ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है ना बच्चों, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ए और बी का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा है ना, थीटा। चलो थीटा एंगल है, ठीक है। हम इसको मानते हैं बच्चों, ए के साथ मान लेते हैं एंगल अल्फा है। ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये कितना है, जो ए और बी के बीच में एंगल कितना माने थे, थीटा माने थे, है ना। चलो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना आया था बच्चों, बताना थोड़ा सा। आर का वैल्यू क्या ऐसा कुछ आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही था ना।
चलो, और ये tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था बच्चों? tan अल्फ़ा अगर लिखना चाहें, अल्फ़ा किसके साथ एंगल बन रहा है? ए के साथ। तो ट्रिक क्या बताया था मैं कि यहाँ पे ए लिख दो बच्चों, उसके बाद जो बच गया दूसरा वेक्टर ऐसे लिख दो b sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना। तो ऐसे एंगल डायरेक्शन और हम लोग ये मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं। अब इसी की इस्तेमाल से बच्चों क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मेंस में, एडवांस में, नीट में या किसी भी कंपटीशन में, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं ना। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना कि सर ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले में देखते हैं बच्चों फॉर आर मैक्सिमम, है ना, आर मैक्सिमम। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, सपोज करो कि आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन एंगल फिक्स नहीं किया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल ऐसा रखो कि ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आए। ए बी फिक्स है, आप थीटा को चेंज कर सकते हो। तो देखो बच्चों, ए फिक्स है, बी फिक्स है, 2ab फिक्स है, तो क्या थीटा चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग कॉस थीटा का क्या ऐसा वैल्यू ले, इन ए और बी को तो चेंज नहीं कर सकते बच्चों। अगर आपको आर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो किस में अंतर ला सकते हो आप? कॉस थीटा में अंतर ला सकते हो, है ना। तो अगर आर को मैक्सिमाइज करना है तो क्या कॉस थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा? कॉस थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तभी आर का वैल्यू मैक्सिमम आएगा बच्चों। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर आर मैक्सिमम कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों, कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों? आपको पता होगा कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। आप समझ रहे हो ना कि अगर इसको मैक्सिमम करना है तुमको कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों 1। क्लियर है? अच्छा, ये कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा पे आता है बच्चों? थीटा का वैल्यू क्या रखा जाए कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो? आपको पता होगा बच्चों, ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखने पे होता है। अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू 0 लोगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। क्लियर है ना? इसका क्या मतलब हुआ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों। थीटा 0, थीटा क्या था? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल था। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। कहने का क्या मतलब बच्चों कि अगर वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी भी ऐसे ही होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है? 0 डिग्री, है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। और जब इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री हो गया तो क्या आर मैक्सिमम आएगा? आर मैक्सिमम आएगा। तो आर मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, मेरे को बताओ थोड़ा। आर मैक्सिमम कितना होगा? क्या आप कॉस थीटा का वैल्यू कितना ले लोगे? 1 ले लोगे, तो यहाँ पे 1 ले लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। तो अंदर में क्या बच गया बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab। तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लोगे और उसका रूट है तो क्या स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा? तो आर मैक्सिमम कितना आ गया? आर मैक्सिमम कितना आ गया? a प्लस बी, है ना। तो आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है बच्चों? a प्लस बी, है ना। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर दो तो आर मैक्सिमम हो जाता है। और वो कब होता है बच्चों? जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, चलो। तो अभी देख लिए हम लोग मैक्सिमम आर। अब देखते हैं बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कब आता है, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो, फॉर आर मिनिमम। अगर हमको रिजल्टेंट को आर को मिनिमम करना है बच्चों तो अगेन कॉस थीटा को मिनिमम लेना पड़ेगा, है ना। कॉस थीटा को मिनिमम लेना पड़ेगा। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1, है ना, -1। कॉस थीटा का मैक्सिमम 1 होता है और -1 मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों। और ये -1 कब होता है बच्चों? जब थीटा का वैल्यू कितना हो? 180 डिग्री हो, है ना, 180 डिग्री। कहने का क्या मतलब बच्चों? दो वेक्टर के बीच का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब वो दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड, अगर वेक्टर ए इधर है बच्चों तो वेक्टर बी किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, है ना, अपोजिटली डायरेक्टेड हो। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं बच्चों आर मिनिमम का वैल्यू कितना आता है। आर मिनिमम
तो अब बताओ यहाँ पे यहाँ क्या -1 ले लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आर मिनिमम हो जाएगा बच्चों, क्या a माइनस बी हो सकता है या b माइनस ए हो सकता है बच्चों। जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर a का वैल्यू ज़्यादा होगा तो a माइनस बी, b का वैल्यू ज़्यादा होगा तो b माइनस ए, है ना, ठीक। क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम लोग a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मारे, देखो a का लेंथ हम ज़्यादा दिखा है, मतलब a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पे बोल देते हैं बच्चों हम लोग कि a का मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा माने हुए हैं हम लोग, a का मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा माने हुए हैं। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि r मिनिमम कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। r मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है बच्चों। चलो, तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों तो मिनिमम क्या होगा, a माइनस बी, और मैक्सिमम क्या होगा, a प्लस बी। मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जब वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और मिनिमम कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर है ना। चलो ठीक है। अगर इसका रेंज लिखना चाहते हैं बच्चों, रेंज कहने का क्या मतलब है, रेंज मतलब क्या होता है बताओ। जैसे आप कभी जाते हो जीन्स खरीदने के लिए तो आपसे दुकानदार पूछता ना कि सर रेंज बता दो, रेंज बता दो सर कि किस रेंज में दिखाऊं। कहने का क्या मतलब कि सर आप ये बता दो कि मिनिमम कितना रुपए का दिखाऊं जीन्स और मैक्सिमम कितने रुपए का दिखाऊं, ताकि मैं उसी बीच में दिखा पाऊं। तो आप बता दो सर कि अब 2000, आप क्या बोलोगे, सर आप मेरे को 2000 से 3000 के बीच में दिखा दो। तो वो रेंज हो गया मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में बच्चों। तो अगर हम रेंज लिखना चाहें, आर का रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज लिखना चाहें, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू बता दो, दोनों तो निकाल चुके हैं यार। तो रेंज को कैसे लिखेंगे हम, देखो रेंज को कैसे लिखेंगे। ये जो रिजल्टेंट है बच्चों वो कितना मिनिमम हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, आर मिनिमम जो हम लोग कैलकुलेट किए हुए a माइनस बी, इतना हो सकता है या इतना से ज़्यादा हो सकता है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी, मतलब या तो इतना हो सकता है या इतना से कम हो सकता है। तो क्या ये रेंज हो गया बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का, हो गया ना। चलो क्लियर है। चलो इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया। ये था पहला पॉइंट बच्चों, है ना, पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इफ a इक्वल्स टू बी। a इक्वल्स टू बी कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, देखो कितना होगा रिजल्टेंट। r इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये दोनों बराबर ले लिया बच्चों, तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। चलो r इक्वल्स टू क्या, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना होगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला होता है बच्चों ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लो बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल फार्मूला बच्चों, यहाँ पे यूज आएगा इसलिए मैं पहले ही बता दिया आपको। चलो यहाँ पे पुट करो, r इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। चलो क्या देखो आप 2 सब कुछ आ गया है, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2a कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो ये रिजल्टेंट हो गया, है ना बच्चों। कहने का क्या मतलब, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे इस फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों तो आप फटाक से कर पाओगे, थोड़ा टाइम बचेगा आपका एग्जाम में, है ना। चलो तो ये मैग्नीट्यूड लिख दिए बच्चों। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं तो याद करो tan अल्फा का वैल्यू क्या ये था ना, tan अल्फा का वैल्यू ये था। तो चलो tan अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। क्या अभी a और b का वैल्यू सेम है ना, तो b की जगह पे क्या हम a लिख सकते हैं, तो लिख दो बच्चों a साइन थीटा डिवाइडेड बाई
ए प्लस ए कॉस थीटा, तो ए यहाँ से नीचे से कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आप देख सकते हो ए और ए कट गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कैसे लिख दिए बच्चों, इस फार्मूला से लिख दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला आप यहाँ से पुट कर दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या 2 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया बच्चों, टैन थीटा हो गया। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं टैन अल्फ़ा इक्वल्स टू टैन थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है एक चीज़ हम लोग को, अल्फ़ा कितना आ गया थीटा बाई 2, है ना, थीटा बाई 2। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा बच्चों, बिल्कुल दोनों वेक्टर के बीचों बीच, है ना। मतलब ए के साथ भी थीटा बाई 2 बनाएगा और बी के साथ भी थीटा बाई 2 बनाएगा। फिगर में देखो समझाता हूँ कि अगर वेक्टर ए है बच्चों ये, और अगर ये वेक्टर बी है, देखो मैं लेंथ सेम बना रहा हूँ। लेंथ सेम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखना है ना। अभी क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ऐसे बना लिए। क्या यही है वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। चलो अगर हम ए के साथ एंगल अल्फ़ा मानते हैं तो ये अल्फ़ा कितना आ रहा है, क्या थीटा बाई 2 आ रहा है बच्चों, और ये टोटल एंगल थीटा लिए थे ना। तो अगर बी के साथ अगर हम बीटा एंगल मानते हैं बच्चों, तो क्या बीटा भी कितना बच गया, थीटा बाई 2 बच जाएगा ना, क्योंकि ये टोटल थीटा था, ये थीटा बाई 2 हो गया, तो ये भी थीटा बाई 2 हो गया। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच, इधर भी आधा इधर भी आधा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों। चलो उतार लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, रब करता हूँ। तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच आता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, अभी जो देखे थे बच्चों कि जब ए और बी सेम हो तो बिल्कुल बीचों बीच था, है ना, बिल्कुल बीचों बीच था। यहाँ पे अगर लिखते हैं कि अगर ए बराबर बी है, इफ़ ए बराबर बी, तो हम लोग क्या देखे थे बच्चों, देखो ऐसा है ना कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होता था इस डायरेक्शन में। ये थीटा बाई 2 था अल्फ़ा भी, और ये थीटा बाई 2 था बच्चों बीटा भी, है ना। लेकिन अगर नाउ अगर हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, नाउ इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखो, देखो नाउ इफ़ ए इंक्रीजेज, अगर हम ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ाने लगे बच्चों, बी का कांस्टेंट रखते हैं और ए बढ़ाने लगते हैं, तो जब आप ए बढ़ाओगे तो क्या ये नीचे का पूरा टर्म बढ़ने लग जाएगा। जब नीचे का पूरा टर्म बढ़ने लग जाएगा बच्चों तो tan अल्फ़ा क्या घटने लग जाएगा, क्योंकि डिवीजन में देखो समथिंग बाई समथिंग डिवीजन में है। अगर ए बढ़ाओगे तो ये पूरा बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ेगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म घट जाएगा, मतलब tan अल्फ़ा का वैल्यू घट जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जब ए बढ़ाओगे तो tan अल्फ़ा का वैल्यू घटेगा, tan अल्फ़ा का वैल्यू घटेगा, मतलब बच्चों अल्फ़ा घटेगा, है ना, अल्फ़ा घटेगा। अल्फ़ा घटने का क्या मतलब है बच्चों, अभी क्या ए और बी बराबर था तो क्या आर बिल्कुल बीचों बीच में था, अभी ए हम घटा दिए, ए घटा दिए तो क्या अल्फ़ा घट गया बच्चों। अल्फ़ा घट गया मतलब क्या आर ऐसा हो गया, कुछ ए की तरफ शिफ्ट कर रहा है ना बच्चों, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जब ए बढ़ाओगे तो tan अल्फ़ा घटेगा, अल्फ़ा घटेगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो शिफ्ट्स टूवर्ड्स वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए की तरफ शिफ्ट करने लग रहा है क्योंकि अल्फ़ा घट रहा है बच्चों। क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है बच्चों, ध्यान से समझना कि जब a और b बराबर था, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में था। लेकिन जैसे ही a बढ़ गया, मतलब b से ज़्यादा हो गया बच्चों, तो क्या रिजल्टेंट इधर शिफ्ट कर गया, मतलब अल्फ़ा थीटा बाई 2 से कम हो गया और बीटा थीटा बाई 2 से ज़्यादा हो गया ना बच्चों। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। इफ़ a इज ग्रेटर देन b,
अगर ए बड़ा है, ये ए बढ़ गया बच्चों, तो क्या आर ऐसे शिफ्ट कर गया, और जैसे ही आर ऐसे शिफ्ट किया तो अल्फा क्या हो गया बच्चों, अल्फा क्या हो गया, लेस देन थीटा बाई 2, और बीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन थीटा बाई 2। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं बच्चों कि अल्फा विल बी लेस देन थीटा बाई 2, बोल सकते हैं ना, देखो ध्यान से, बोल सकते हैं ना बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर ए ज़्यादा है बी से, ए ज़्यादा हो गया बी से, तो आर शिफ्ट कर जाएगा ए की तरफ, तो अल्फा थीटा बाई 2 से कम हो जाएगा, बीटा थीटा बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा कम हो जाएगा बीटा से, क्योंकि अल्फा थीटा बाई 2 से कम है, बीटा थीटा बाई 2 से ज़्यादा है, तो अल्फा तो बीटा से कम ही है ना बच्चों, क्लियर है ना, अल्फा बीटा से कम है। अगर इसका फिगर हम यहाँ पे बनाना चाहें बच्चों तो देखो ऐसे बना देंगे कि वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, क्लियर है ना बच्चों, देखो दिख रहा है ना। चलो इसका उल्टा भी तो मान सकते हैं ना बच्चों, उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं उल्टा, कि इफ़ ए, या फिर ऐसे लिखते हैं बच्चों, इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर b बड़ा हो गया a से, अगर b बड़ा हो गया बच्चों a से, तो क्या r b की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे ही r b की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो क्या इस बार अल्फा थीटा बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, अल्फा थीटा बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगा, और बीटा क्या थीटा बाई 2 से कम हो जाएगा। और इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो बीटा है बच्चों वो अल्फा से बड़ा हो जाएगा, नहीं सॉरी, बीटा जो है बच्चों वो अल्फा से छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्फा थीटा बाई 2 से ज़्यादा है और बीटा थीटा बाई 2 से कम है, तो बीटा कम हो जाएगा ना बच्चों अल्फा से। आपको समझ में आ रहा है ना कि जब b बड़ा हो गया a से तो इधर शिफ्ट कर गया, मतलब अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, और जब a बड़ा होगा b से तो r इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर है बच्चों? इसका फिगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा बताओ, कि अगर ये है a वेक्टर, छोटा बनाता हूँ थोड़ा, और ये है b वेक्टर, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा बच्चों, ऐसा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। दिख रहा है ना बच्चों? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो हम लोग को याद रखना होगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों ज़्यादा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उधर की तरफ ज़्यादा अलाइन करेगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाएगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उतार लिए। देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ना बच्चों कि एक वेक्टर ऐसे है A जिसका 4 न्यूटन है, सपोज करो फोर्स दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर है B जिसका इधर 3 न्यूटन है बच्चों मैग्नीट्यूड, तो बताओ रिजल्टेंट किधर होगा। सपोज करो रिजल्टेंट ऐसा है बच्चों, रिजल्टेंट ऐसा है, ये अल्फ़ा दे देते हैं, ये बीटा दे देते हैं, पूछा जाएगा बताओ अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा कि बीटा इज ग्रेटर देन, ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में, बताओ अल्फ़ा बराबर है बीटा के, कि अल्फ़ा ग्रेटर है बीटा से, कि अल्फ़ा स्मॉलर है बीटा से। बताओ क्या होगा बच्चों? क्या दिख रहा है कि ये जो है, ये वाला जो A वेक्टर है वो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है बच्चों, तो क्या ये R A की तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया होगा, A की तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया होगा बच्चों, तो क्या बीटा छोटा हो जाएगा अल्फ़ा से, बीटा छोटा हो जाएगा अल्फ़ा से। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? क्या ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों? है ना? क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो R इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बीटा अल्फ़ा से छोटा हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा से छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? चलो तो ये था बच्चों तीसरा पॉइंट। एक और पॉइंट बहुत अच्छा बचा हुआ है, देखो 4th नंबर पॉइंट। क्या? देखो कि इफ A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू R, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि क्या ये पॉसिबल है कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो? ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? क्या ये पॉसिबल है?
मेरा यही सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं बच्चों कि अगर ऐसा है तो हम लोग अभी देखे थे ना बच्चों कि जब a और b बराबर होता है तो हमारा r का वैल्यू क्या आया था? r का वैल्यू क्या आया था बच्चों, याद करो। जब a और b ही बराबर था तो r का वैल्यू कुछ ऐसा आया था क्या? 2a cos θ/2, यही आया था ना लास्ट पॉइंट में। चलो अब r भी a के बराबर हो गया तो r को भी a लिख सकता हूं ना। चलो अब देखो बच्चों, तो यहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos θ/2 कितना हो गया बच्चों? क्या हाफ हो गया है ना, हाफ हो गया। तो क्या यहाँ पे अच्छा हाफ किस cos के वैल्यू के लिए आता है बच्चों? ये क्या cos 60 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ मैं? तो क्या θ/2 क्या दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है ना। तो क्या यहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग क्या 120 डिग्री लिख सकते हैं? कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों अगर एक दूसरे के बीच में एंगल 120 डिग्री हो बच्चों, तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। बात समझ में आई कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो बच्चों, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे फिगर की फॉर्म में दिखाना चाहूँ बच्चों, तो सपोज करो कि एक वेक्टर a है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है बच्चों, ये वेक्टर b है। सच दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम साइड सेम ही दिखाएं लगभग। अगर मैं ट्रायंगल पैरेललोग्राम ऐसे बना दूं बच्चों, तो क्या यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर? दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। कब? जब इसके बीच का एंगल क्या हो बच्चों? थीटा कितना हो? 120 डिग्री हो, है ना, 120 डिग्री हो। और यहाँ पे दिख रहा है बच्चों दो तीनों का लेंथ सेम टाइप दिख रहा है, तो क्या आर का भी लेंथ उतना ही हो जाएगा जितना ए और बी का है। क्लियर है? चलो, तो ये था बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। क्लियर है ना। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ। बच्चों मैं अभी आपको क्या सिखाया कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है ना, दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं। क्या हम लोग को जितना पूरा फिजिक्स पढ़ना है क्या हमेशा दो ही वेक्टर को ऐड करने को मिलेगा? हो सकता है 3 वेक्टर ऐड करने को मिल जाए, 4 वेक्टर ऐड करने को मिल जाए। तो सपोज करो कि आपको 3 वेक्टर ऐसा मिल गया, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, एक वेक्टर c है बच्चों। तो आप बोला जाए कि इन तीनों वेक्टर को ऐड करो, तो आप ऐसा ही करोगे ना कि पहले एक इस वेक्टर को इसके हेड पे ला करके ऐसे रख दोगे, ऐसे करोगे ना बच्चों। देखो आप क्या करोगे कि ये वेक्टर a था, ये दूसरा वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे कि इसका वाला टेल इसके हेड पे आ जाए यूँ। अब क्या करोगे बच्चों कि इन दोनों वेक्टर को सॉल्व कर लोगे आप, जो फॉर्मूला अभी बताया गया, इन वेक्टर से आप रिजल्टेंट ऐसे सॉल्व कर लोगे, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब क्या करोगे, इस वेक्टर को लोगे और इस नए वाले वेक्टर के साथ आप ऐसे कर लोगे बच्चों। देखो ऐसा यूं। अब ये दो वेक्टर बन गया, एक वेक्टर c और एक वेक्टर r। अब इन दोनों का वेक्टर सम आप ऐसे करके निकालोगे बच्चों, ऐसे करके निकालोगे, यूं करके निकाल लोगे, है ना। r फाइनल ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इसमें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलो 3 वेक्टर रहेगा फिर भी आप ऐड कर लो, लेकिन अगर 5 वेक्टर रहा तो क्या आप ऐसा करोगे कि 2 वेक्टर को सॉल्व करोगे, फिर तीसरे के साथ उसको ऐड करोगे, फिर चौथे के साथ करोगे, फिर 5वें, ऐसे में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा आपको वेक्टर ऐड करने में। तो क्या वेक्टर एडिशन, क्या अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो बच्चों, या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो, तो क्या वो कैलकुलेशन आसान तो नहीं होगा ना, काफ़ी टफ पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कर ही नहीं सकते, कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। इसका मतलब इसको जब भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करेंगे ना बच्चों, तो 2 वेक्टर के लिए ही मेनली यूज़ करेंगे, है ना। 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर आ गया बच्चों, तो हम लोग एक नया मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रोजेक्शन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। वैसे वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो चुका है, आप सारे वेक्टर को ऐड कर सकते हो, लेकिन एक नया तरीका है वेक्टर को ऐड करने का, कब? जब ढेर सारे वेक्टर हो, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना बच्चों, ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच पाए, उन बच्चों तक भी पहुँच पाए जिन्हें इन कंटेंट की ज़रूरत है एक्चुअली में, है ना। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर कोई भी क्वेरी हो बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।